हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो अभी-अभी दुनिया उभरी थी कोरोना वायरस से, अभी-अभी दुनिया उभर रही है तेल क्राइसिस से, लेकिन युगांडा और कॉन्गो में एक नया वायरस पनप चुका है, जिसको कि इबोला वायरस बोला जाता है। आप लोग बहुत फ़ैमिलियर होंगे इस वायरस से। 2014 में भी इस वायरस ने बहुत तबाही मचाई थी और एक बार अब ये वापस आ चुका है। एक तरह से ग्लोबल इमरजेंसी है, डब्ल्यूएचओ ने इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और ये कोविड के बाद ऐसा पहला वायरस है जिसमें कि डब्ल्यूएचओ ने इसको एज ए वर्ल्ड इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इबोला का जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो 1976 में पहला मिला था इबोला वायरस, जो कि साउथ सूडान में मिला था। उसके बाद ज़ोनोटिक इसका ओरिजिन है और ये ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये होता है। इसमें एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि इस इबोला वायरस में एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसका मतलब एक दूसरे से फैलने के लिए इसको फ्लूइड एज ए मीडियम चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं फैल सकता है। तो इसकी वजह से इसका स्प्रेड आउट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कोविड जैसा होता है, लेकिन इसकी मोर्टालिटी रेट कोविड-19 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन है ज़ायर, सूडान, बूंदी बूजियो, ट्राई फॉरेस्ट और रेस्टॉन। बूंदी बूजियो जो है ये बहुत खतरनाक मतलब स्प्रेड हुआ था ये। उसके बाद ज़ायर जो है सबसे पहला जो आया था, ये भी सबसे ज़्यादा इसने ही जान ली थी ज़ायर ने। और इसका सीफीआर आप देख सकते हैं 60 सीएफआर 60 to 90% है, जो कि सबसे ज़्यादा है ज़ायर वायरस। अभी जो वायरस आया है 2026 में, वो एक नया स्ट्रेन जिसको कि बोला जा रहा है, जिसके बारे में अभी कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये जनरेशन ऑफ इबोला वायरस के आउटब्रेक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरेशन 1 में 76 से 90s तक चला, फिर उसके बाद 1994 से 2010 तक चला, एंड उसके बाद वापस 2014। ये जो पीरियड रहा ना 2014 टू 2016, ये डेडली पीरियड रहा है इबोला वायरस को अगर बोला जाए तो। इबोला वायरस के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की इसने जान ली, तकरीबन 11,000 लोग मारे गए हैं इस फेज़ में। उसके बाद आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो जिसको हम डीआरसी बोलते हैं फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में उसको कॉन्गो बोला जाता है। वहाँ पे क्या कंडीशन है। और युगांडा, क्योंकि पहले क्या होता था ना, ये वायरस सिर्फ और सिर्फ कॉन्गो में रहता था, लेकिन अभी स्प्रेड होके ये वायरस युगांडा तक जा चुका है। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 6 अमेरिकन यूएसए सिटीजन्स को भी ये हुआ है, जिसमें से एक सिटीजन्स को ये लोग जर्मनी गए हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑनगोइंग थ्रेट है, मल्टीपल आउटब्रेक्स हुए हैं 2023-24 में। सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पे हेल्थ केयर। युगांडा की हेल्थ केयर सर्विस बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे स्प्रेड होना मतलब बहुत ईजी है, इस वायरस को स्प्रेड होना बहुत ईजी है वहाँ पे। 2024 में जो केसेस हुए थे वो 44 हैं। अभी के हिसाब से वो केसेस अराउंड 2 to 3 के हैं, अभी जो करंट केसेस है वहाँ पे। और युगांडा में ये रिसेंट आउटब्रेक हुआ था। रिस्पॉन्स एफर्ट्स वहाँ पे बहुत कम है। करंट स्टेटस क्या है, तो करंट स्टेटस बोला जाए तो युगांडा में भी 4,000 के आसपास केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, तो आपको याद होगा 2014 और 2016 में 11,000, जैसा कि मैंने बताया था 11,000 लोग मारे जा चुके थे। ग्लोबल इम्पैक्ट की जहाँ तक मैं अगर बात करूँ आपसे, तो ग्लोबल इम्पैक्ट में सबसे बड़ा इशू क्या है। करंट आप क्राइसिस देख रहे हैं, ऑयल क्राइसिस हर जगह है, तेल की कीमत है, इन्फ्लेशन है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन है। इन सब में अगर एक वायरस आता है और उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि मतलब पैनिक होती है, आप समझ लीजिए कि एक तरह से डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी कंट्री के लिए। एक तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं सी रूट में, फिर तो आप मतलब फंस गए हो ना। आप ना तेल ला सकते हो, ना आप कुछ ला सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, आप कैसे काम कर पाओगे। उस केस में तो डिज़ास्टर्स, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ फेल करेंगी, जीडीपी बहुत लोगों की नीचे आने वाली, बहुत कंट्रीज़ की नीचे आने वाली है। और अभी तक इसका कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी आने वाले टाइम में सिर्फ ज़ायर ऐसा वेरिएंट है जिसकी वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। बाकी बूंदी बूजियों की भी अभी वैक्सीन उतनी अच्छी से डेवलप नहीं हुई है। और अमेरिका पहले बहुत ज़्यादा फंडिंग करता था इसके लिए, लेकिन 2020 के बाद अमेरिका ने बहुत कम कर दिया अपना फंडिंग, बिकॉज डब्ल्यूएचओ का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कोविड चाइना से नहीं फैला था, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हो गया और उसने अपनी फंडिंग कम कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 में फंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे फंडिंग कम होती गई, वो लोग अब
इबोला का इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ते गया। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है वर्ल्ड के लिए। आप आने वाले टाइम में देखना होगा कि वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करती है, यूएसए कैसे इस पे एक्ट करता है, बिकॉज़ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है यूएसए ने कि इन कंट्रीज से, स्पेशली युगांडा, डीआरसी, कॉन्गो और भी छोटे कुछ कंट्रीज़ है, वहाँ से कोई भी अमेरिका में अभी नहीं आ सकता। स्क्रीनिंग चालू हो चुकी है और आप आने वाले टाइम में देखोगे कि इंडिया भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने वाला है। ये कोई बहुत छोटा इशू नहीं है, ये आगे चल के बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो और भी वीडियोज़ इस पे मैं टॉपिक पे लेते आते रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।